करेंगे डॉक्टर सुधीर मुदगिल जी। किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ सरस्वती माता के समक्ष दीप प्रज्वलन करके किया जाता है। ये हमें अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाने वाली है, निर्बुद्धि को बुद्धि प्रदान करने वाली है डॉक्टर सुधीर मुदगिल जी। थैंक यू शास्त्री जी। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहम् रविरुद्रपीतामहविष्णुनुतं हरिचन्दन कुमकुम पंकयुतं मुनिवृन्दगणेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् शशिशुद्ध सुधाहिमृतामयुतं शरदम्बरबिम्ब समानगरं बहुरत्नमनोहर कान्तियुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् कनकाब्जविभूषितभूतिपदं भवभावविभाषितभिन्नपदं प्रभुचित्तसमाहित साधुपदं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् भवसागर भञ्जन भीतिनुतं प्रतिपादित सन्ततिकारमिदं विमलादिक शुद्ध विशुद्ध पदं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् मतिहीन जनाश्रय पादमिदं सकलागम भावित भिन्न पदं परितारित विश्वमनेकभवं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् परिपूर्णमनेकमनामनिधिं परमार्थ विचार विवेकनिधिं सूर्यादिक सेवित पादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् गुणनैक कुलस्थितिभीतिपदं गुणगौरवगरवित सत्यपदं कमलोदर कोमल पादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् गुणनैक कुलस्थितिभीतिपदं गुणगौरवगरवित सत्यपदं कमलोदर कोमल पादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणावरदण्ड मण्डित्रा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती विशेषजाड्यापहा नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहम्। धन्यवाद डॉक्टर सुधीर मुदगिल महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि जिस कार्यक्रम का प्रारंभ सरस्वती वंदना और वो भी बहुत ही अच्छे लय और सुर और ताल से किया जाए तो वो कार्यक्रम कभी भी निष्फल नहीं हो सकता। और सरस्वती माता की अपार कृपा से हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं हमारे मध्य में उपस्थित जो मुख्य अतिथि हैं, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण हैं, मैं उनका माल्यार्पण करने के लिए डॉक्टर दलित सिंह जी हमारे महाविद्यालय के जो यशस्वी प्राचार्य हैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे श्री हिमांशु जी न्यायमूर्ति का माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस प्राचीन परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं जो अतिथि देव की परंपरा है। हमारे जो आए हुए अतिथि हैं वो देवता के समान में देवतुल्य हैं, उनको ये माल्यार्पण कर उनका ये बुका भेज कर उनका अभिनंदन किया जा रहा है। बहुत ही हर्ष और प्रसन्नता का विषय है।
इसी श्रृंखला में हमारे मध्य में उपस्थित है डॉक्टर सुधीर मुदगिल जी। इनका अभिनंदन करने के लिए मैं प्राचार्य जी और चंद्रकांत जी से प्रार्थना करूंगा कि वे उन्हें माल्यार्पण कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। तालियों में कमी ना रहे। हमारे इस मध्य में जो बहुत ही विद्वान और इंटेलिजेंट बुद्धिजीवी उपस्थित हैं, इसलिए इनके मान सम्मान में कोई कमी ना रहे, इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप तालियों में कभी भी कंजूसी ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। इसी श्रृंखला में जो माल्यार्पण किया गया और मनसा वाचा और कर्मणा हम अपने अतिथियों के स्वागत में कोई कमी ना रहे, इसके लिए मैं यहाँ पर मंच पर श्रीमती अनुराधा जी से प्रार्थना करूंगा कि वे आए और अपने वचनों से आए हुए अतिथियों का अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्रीमती अनुराधा जी। A very good afternoon to everyone. I extend a warm welcome to Justice Himanshu Singh, Dr. Sudhir Mudgal, and all the dignitaries we invited, our worthy faculty members, and my dear friends. As we all know this week that we are here to celebrate International Women's Day today, which is celebrated on 8th of March every year around the globe. If we talk about history, it got started in 1970 when some of the women came out and they started to start their struggle, they started to stand against discrimination that happened to them in different countries at different scale. Starting from United States, this day was first celebrated as National Women's Day from 1906. And from there, every nation celebrates it different way according to their culture. But I wonder if you have ever thought about this, that why there is a need to celebrate a day like International Women's Day? Why do we need to celebrate a day which is named after a gender or based on a gender? If we talk about equality, then equal rights, we demand for equal rights for both men and women. And in this series, there is also an International Men's Day that gets celebrated every year on 19th of November, if you know that. We have a history of abolition of men, in which we read about how men started to gain power, how we lived in caves, how we built houses, and so on. But there is a counter history which is written by women, which has words like gender discrimination, sexual oppression, dowry, sati pratha, parda pratha, and so on. But if we read history in general, we do not find any such word. We find such words missing from that history. There is a long history of women's struggle. There are so many intellectual books that have been written on how feminism came into existence, why some women turn out to be feminists, as this word has started to take on different turns and we use it as a synonym to anti-man, which is, of course, it is not like that. Today we stand here, or I at least feel privileged to stand here and speak on Women's Day because at least I am getting heard, I am getting seen. So this was the whole struggle about. Women were struggling to be seen, to be heard. So on this International Women's Day, I request everyone to take a pledge that you are going to respect every woman in your life who is with you, who is supporting you, in front of you, behind your back, everywhere. And if you are a woman, always learn to respect yourself. Learn to empower other women. Always get inspired from other women, even men if it's necessary. And also with this, I also want you to come out of all these stereotypical connotations, all this labeling that is being done to women. Also, I request you to break this annotation that which we Indian families get to hear, that every woman is a commodity or is protected by the father or the husband or the brother at some point of time. But I feel on the contrary that every man, every husband, every brother needs a woman for his protection at some point of time in his life. So celebrating this day, I request everybody to come forward, to do not oppress any woman, to believe in equality,
and to provide with equal rights in every sphere of life, be it social, political, economical, or anywhere that they go. Thank you so much. I hand over the stage to Shastri sir for further presentation. बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही अच्छा जो अपना विचार था वो रखा और आए हुए अतिथियों का आपने स्वागत किया। आज हम जिस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में उपस्थित हैं वो है महिला दिवस। नारी का अभिनंदन है, अनंत अनादि वंदन है। नारी शक्ति परम पुनीता, भारत सुशोभित चंदन है। नारी दिन सुना जग सारा, चहुं दिस करंदन करंदन है। वेद पुराण ग्रंथ सब गावत, जिसका महिमा मंडन है। आज जिस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम उपस्थित हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम एक महिला, जो एक नारी, जो एक घर को भी स्वर्ग बनाती है, उस दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। मैं हमारे मुख्य अतिथि श्री हिमांशु जी को बताना चाहूंगा कि हमारा महाविद्यालय बहुत ही प्रगति कर रहा है। हमारे प्राचार्य जी डॉक्टर दिलीप सिंह जी के दिशा निर्देशन में ये दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा है। पहले जिस प्रकार की स्थिति थी, एक ग्रामीण क्षेत्र होते हुए भी, लेकिन आज जिस प्रकार से हर क्षेत्र में हमारा महाविद्यालय चहुं दिशाओं में अपना नाम रोशन कर रहा है। अभी नेट की टीम आई, उसमें हमने बहुत अच्छा कार्यक्रम भी किया और हमारा जो ग्रेड था वो बी ग्रेड हमें प्राप्त हुआ। ये सब हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य जी के दिशा निर्देशन में ही संभव हो पाया। इसी श्रृंखला में मैं सोलो डांस के लिए नेहा को यहाँ आमंत्रित करता हूँ, वह आए और अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करे। आज हम महिला दिवस पर उपस्थित हैं। कहते हैं कि हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर एक स्त्री अकेली काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। कवि ने बड़ी ही सुंदर पंक्तियां लिखी हैं, तो मैं संपूर्ण नारी जाति के को ये समर्पित करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इसी श्रृंखला में आपके सामने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हो रही है नेहा। मेरा
कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बड़े बड़े भवनों से महान नहीं होता, बल्कि अच्छी भावनाओं से महान होता है। कोई भी व्यक्ति बड़ी बड़ी कारों से महान नहीं होता, बल्कि अच्छे संस्कारों से महान होता है। कोई भी व्यक्ति दृष्टि रखने से महान नहीं होता, बल्कि अच्छा दृष्टिकोण रखने से महान होता है। तो हमारे मध्य में इसी प्रकार की जो हस्तियां उपस्थित हैं, मैं उनका महाविद्यालय पक्ष से बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसी श्रृंखला में मैं आपके मध्य में, हमारे मध्य में उपस्थित है वान्या। मैं उसको मंच पर आमंत्रित करता हूं और वो आए, अपने विचार यहाँ पर रखें। वान्या हमारे महाविद्यालय की अंतिम वर्ष की छात्रा है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, अपने विचारों को बखूबी रखने में महारत इसे हासिल है। मैं इनको मंच पर बड़े आदर और मान सम्मान के साथ बुलाता हूं। वान्या। थैंक यू वेरी मच सर, मेरी बातें अच्छी बातें करने के लिए। सबसे पहले हमें गुड आफ्टरनून टू अवर रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, माय रिस्पेक्टेड टीचर्स, माय पीयर्स, माय जूनियर्स एंड माय फ्रेंड्स। आज हम सब इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आए और मुझे मौका दिया गया है टू डिसाइड द फोक अबाउट विमेन। एंड जो मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ, व्हाट आई बिलीव इट इज एजुकेशन इज द सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम आउट देयर। एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिसाइट अ सिंपल पोएम written by a woman for education for women. The title of the poem is The Language of Equality and it was written by Aramya Jauhar. So here it is. Once upon a time, there was a language spoken only by a few. The privileged were fluent, but the rest hoped to pursue. Once upon a time, there was a language spoken only by a few. The privileged were fluent, but the rest hoped to pursue. Ironically, it was called the language of equality. But this language never reached the true depth it hoped to reach, because those who had learned did not want to teach. So there was a revolution, people threatening to create their own language, make their own music, reclaim their own tongue. And I'm not sure you would believe me, but it was women at the forefront. Women who were not willing to settle because it mattered, they knew. So they challenged the hypocrisy, they fought the hypocrisy with pens and books, with ideas and thoughts, with questions and thoughts unheard. Because this language of equality was what they all deserved. And yet now, centuries have passed. People have come, people have gone, and with the loss of every individual, there were stories that we lost. For every single girl that does not make it to a school, we drown ever since. It might have means and loss of potential too. How many more fatalities will it take for the glass ceiling to crumble and break, for the glass ceiling to disintegrate? You see, it took a young, well-read girl to be shot in the head, to get this world to switch from bullets to pens. It took a young, well-read girl to be shot in the head to get this world to switch from bullets to pens. Because with ink, we have peace in pieces. When we read, we reason and wonder. Why? Why it took the death of an immense intellectual bell to get this world's soul-on morals to switch from bullets to pens. Education shouldn't be something one has to earn. When will the need to read reach beyond the greed? When will the urge to learn be fulfilled within arm's reach? When we'll be very mindful of all that we've consciously forgot. You see, I was very young, sitting in a classroom like this, and I was taught, if you teach a woman, you teach a family. I learned it like a mantra. If you teach a woman, you teach a family. But as I've grown up, I've come to believe, if you teach women, you empower entire nations. It is time for this language of equality to become mainstream communication. It is time for this language of equality to no longer get lost in translation. It is time for this language of equality to be set base as the alphabet for education. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद वान्या। वान्या ने बहुत ही अच्छे अपने विचार रखे। सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। मैं इसी कड़ी में हमारे महाविद्यालय की प्राध्यापिका श्रीमती
रुचिका भटेजा जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, वे आए और अपने विचार रखें। श्रीमती रुचिका भटेजा जी। कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही भारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है। A very good afternoon to one and all present here. On behalf of Chaudhary Bansilal Government College for Women, Tosham, I, Ruchika, welcome our worthy principal, Shri Dilip Singh ji, our honorable guest, Chief Judicial Magistrate, Shri Himanshu Singh ji, Advocate Dr. Sudhir Mudgil, my dear colleagues, students and all worthy guests. I'm so privileged and honored to be sharing with you the International Women's Day, celebrated every year on 8th of March. I would like to extend my heartiest congratulations to each one of you sitting here. The empowerment, power given to someone to do something. Become empowered is important. That you became responsible as to what you asked for. The empowerment of women is a great responsibility. The world becomes a better place when women do not feel the hardship to exist. The saying that women run the world is becoming true every year and everywhere. Women are now more successful and committed to their work too. So once again, I congratulate to all the beautiful ladies sitting over here, but always remember, success never resides in the word of weakness. If you think you are weaker, you are. If you think you dare not, you don't. If you think you will lose, you are lost. If you think you are outclassed, you are. You have got to think high to rise. You have got to be secure yourself before you can ever win a prize. It's all in your state of mind. Life's battles are not always won by those who are stronger or faster. Sooner or later, person who wins is the person who thinks he can. So in life, it happens many a times we fail because we think we are failed. But remember, organize your mind, anything you wish will happen. If you organize your mind to a certain level of organization, in turn, it organizes the whole body, your mind, your emotion and fundamental life energies. These 4 dimensions should be channelized in one direction. Anything you wish will happen without even lifting your little finger, just by organizing your mind in one direction. Keep in unwavering in that direction for a certain period of time. But right now, the problem with your mind is every moment it changes its direction. Like Hrithik Roshan song, Idhar chala main udhar chala, jaane kahan main kidhar chala. So, it's like you want to travel somewhere, but in every steps, if you keep changing your direction, the question of reaching your destination is very remote, unless it happens by chance. So, organize your mind, in turn, organize your whole body in one direction. Anything you wish will definitely happen. So, I wish all my dear students to remain committed for their dreams and remember, organize your mind in one direction. You will definitely chase your dreams. So once again, Happy Women's Day. Thank you. बहुत ही धन्यवाद रुचिका जी। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि किसी भी गुलदस्ते की जो खूबसूरती है वो भिन्न भिन्न फूलों से होती है। जैसे किसी छात्रा ने आपके सामने डांस किया है, किसी ने आपके सामने कविता सुनाई है, किसी ने भजन सुनाया है, उससे ही इस कार्यक्रम की गरिमा है। और हमारे मध्य में जो आज के मुख्य आकर्षण और मुख्य अतिथि उपस्थित हैं, वे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बहुत ही कम आयु में इन्होंने जिस मुकाम को प्राप्त किया है वो कोई सामान्य व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। ये भिवानी जनपद से ही संबंध रखने वाले हैं और इन्होंने प्रथम बार में ही इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया। इतने यशस्वी और महान हमारे मध्य में उपस्थित हैं
और डॉक्टर सुधीर मुदगिल जी हमारे मध्य में जो उपस्थित हैं वो सर्व संपन्न गुण हैं। आप किसी भी क्षेत्र में आप वकालत भी करते हैं, आप भजन भी गाते हैं, आप स्तोत्र गान भी करते हैं, आप संस्कृत में भी बातें कर लेते हैं, आप पंजाबी में भी बातें कर लेते हैं, उर्दू में भी शायरियां गा लेते हैं। तो इनके विषय में मैं जितना बताऊं उतना ही कम है। तो इनके लिए भी मैं आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसी श्रृंखला में हमारे मध्य में एक छात्रा है जो भजन गायन करेगी, अंजलि उपस्थित है। अंजलि हमारे महाविद्यालय की प्रथम जो बीए प्रथम वर्ष है उसकी छात्रा है। आप लोगों के सामने एक भजन प्रस्तुत करेगी अंजलि। मेरा मुझ में राम है, मेरा मुझ में राम है, सब उसकी तदबीर। मेरा मुझ में राम है, सब उसकी तदबीर। मेरा मुझ में राम है, सब उसकी तदबीर। ना हम दुनियादार है, ना हम असल फकीर। मेरा मुझ में राम है, सब उसकी तदबीर। ना हम दुनियादार है, ना हम असल फकीर। सकल शरीरों रंग रहा, सकल शरीरों रंग रहा, अवगत सत्य कबीर। मेरा मुझ में राम है, सब उसकी तदबीर। मेरा मुझ में राम है, सब उसकी तदबीर। हम आए परलोक से, काटन चमकी फांस। ना वहाँ आस निराश है, सुमिरन श्वासों श्वास। हम आए परलोक से, काटन चमकी फांस। ना वहाँ आस निराश है, सुमिरन श्वासों श्वास। की साजंद तो यूं कहे, की साजंद तो यूं कहे, भाई नहीं जीवन की आस। मेरा मुझ में राम है, सब उसकी तदबीर। मेरा मुझ में राम है, सब उसकी तदबीर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि। अभी आप लोगों के सामने एक सोलो डांस के लिए प्रीति उपस्थित है। दीक्षा कहते हैं कि कर्म ही व्यक्ति को बनाते महान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। सुधीर मुदगिल जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। मैं उनको बड़े ही आदर और मान सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूं। सर आए और अपना उद्बोधन दें। डॉक्टर सुधीर मुदगिल जी। थैंक यू शास्त्री जी। आदरणीय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कम मेंबर सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भिवानी श्री हिमांशु सिंह, आदरणीय डॉक्टर दिलीप सिंह जी
प्रिंसिपल महोदय, महिला महाविद्यालय तोशाम, समस्त प्राध्यापक एवं प्राध्यापिका गण, मेरे पुलिस के पुरुष और महिला कर्मचारी साथी तथा मेरे सभी पत्रकार साथी और सभी छात्राओं, मैं आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पावन उपलक्ष्य पर आप सबको अपनी ओर से तथा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भिवानी की ओर से हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। मैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भिवानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्री हिमांशु जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे आज के इस पावन उपलक्ष्य पर अपना व्याख्यान देने के लिए सक्षम समझा और मुझे यह मौका दिया। और मैं प्राचार्य महोदय और उसकी टीम मेंबर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना बढ़िया प्रबंध किया कि हम यहां पर अपना जो व्याख्यान है, जो एक उद्देश्य लेकर के आए हैं, समाज के अंदर महिलाओं में जागरूकता और लैंगिक समानता स्थापित करने के लिए जो कुछ हम अपना योगदान दे सकते हैं, यहां से जो कुछ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा प्रबंध किया है। इसी के साथ मैं आज, वैसे तो महिला दिवस के बारे में मेरे से पहले बोलने वाली दो लर्नर स्पीकर्स ने बहुत अच्छा बताया है, उसी में मैं थोड़ा सा और कुछ ऐड करने जा रहा हूं कि मुझे लगता है कि बहुत सारी छात्राएं हमारे ग्रामीण परिवेश से आती हैं और उनको बहुत कुछ इतना मौका भी नहीं मिलता अखबार पढ़ने का या न्यूज देखने का। इसलिए मैं थोड़ा सा उनकी जानकारी में को बढ़ाने के लिए महिला दिवस से संबंधित उनका महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका क्या इतिहास है, क्या उद्देश्य है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। 8 मार्च हर साल महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दुनिया भर में नारीत्व के उत्सव की याद दिलाता है। यह हमारे जीवन में उन महिलाओं को समर्पित है जो अपने साधनों से परे जाकर उन्होंने अपने रास्ते बनाए हैं और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया है। इस दिन महिलाओं की उपलब्धियां और राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में अनेक अधिकारों की लड़ाई में वे कितनी दूर आ गई हैं, इसका जश्न मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं दुनिया महिलाओं के बिना नहीं चल सकती। केवल आज ही के समाज में नहीं, बल्कि सृष्टि के प्रारंभ से यह प्रमाणित है कि बिना महिला के किसी भी प्रकार का सृजन संभव नहीं है। इस संदर्भ में मैं एक पौराणिक कथा को संक्षेप में आप सब लोगों के सामने शेयर करूंगा। इस कथा का शीर्षक है जीव सृष्टि की कहानी, सृष्टि सारी नारी से, नर से भारी नारी। कहते हैं जब सृष्टि की संरचना करने लगे तब ब्रह्मा जी ने वो अपने मानसिक संकल्प से सृष्टि की संरचना कर रहे थे और वो जिसकी भी संरचना करते, जैसे उन्होंने प्रारंभ में सनकादि की रचना की तो वो योग करने के लिए चले गए। उसके बाद और बहुत सारे मानस पुत्रों को पैदा किया, वो सारे तपस्या में लीन हो गए। उसके बाद दक्ष के कुछ पुत्र थे, दोनों
पत्नियों से 1 से 5,000 पुत्र थे, 1 से 10,000 पुत्र थे। वो लोगों को नारद ने तपस्या के रास्ते में भेज दिया। तो ब्रह्मा जी बड़ा उलझन में पड़ गए कि भी मैं कैसे, किस तरह से इस सृष्टि का संचालन आगे बढ़ाऊं। कोई ऐसी व्यवस्था हो जिससे अपना आप जीव जन्म ले ले और इस सृष्टि का संचालन आगे बढ़ता जाए। ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आया। ब्रह्मा जी ने फिर से तप किया और अपने ललाट से अर्धनारीश्वर अर्थात रुद्र और शक्ति के रूप जो संयुक्त रूप है उसको पैदा किया और उनसे प्रार्थना की कि आप मुझे नारी भाव दीजिए, क्योंकि अब तक मैं जो कुछ पैदा कर रहा हूं वो एकांगी है और उसमें केवल पुरुषत्व है, नारीत्व नहीं है। तब भगवान रुद्र ने उनको 11 नारी के भाव और 11 पुरुष के भाव दिए और उन भावों को समाहित करते हुए ब्रह्मा जी ने अपनी दाई भुजा से मनु को पैदा किया और बाई भुजा से शत्रुपा को पैदा किया और उन दोनों के अंदर वो 11 भाव समाहित किए और इस प्रकार मनु और शत्रुपा पहले मानव युगल बने और फिर उनसे आगे सृष्टि का संचालन हुआ। तो इस कथा को मैं ज्यादा लंबा ना खींचते हुए सारांश में यही बताना चाहता हूं कि देखिए ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, वो भी नारी के बिना कुछ नहीं कर पाए। अतः मैं यहां संदेश देना चाहता हूं कि हम सब पुरुष और समस्त नारी ये समझ ले कि नारी के बिना संसार में कुछ भी नहीं है। भला जब तक नारी भाव की उत्पत्ति न होती स्वतः सृष्टि क्रम कैसे आरंभ हो सकता था और कैसे हो सकता था ब्रह्मा जी का सृष्टि सृजन यज्ञ पूर्ण। नारी ही शक्ति संपत्ति तथा बुद्धि की अधिष्ठात्री है। और एक अन्य कथा भी मैं आप लोगों के साथ में साझा करना चाहूंगा। पौराणिक कथा के अनुसार शिव व शक्ति दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शक्ति नारी रूप है और शिव पुरुष रूप है। एक बार जब आदि शक्ति अर्थात नारी ने जब सती के रूप में भगवान शिव का पति रूप में वर्ण किया था और उसके पिता दक्ष प्रजापति ने शिव का अपमान कर दिया था, तब सती ने आत्मदाह करके स्वयं को समाप्त कर लिया था। तब भगवान शिव भी सती अर्थात नारी के बिना प्रभावहीन हो गए थे, अर्थात उनकी शक्ति समाप्त हो गई थी और वो कुछ भी करने में अक्षम हो गए थे। तब शक्ति ने मरते समय भगवान विष्णु जी से एक वर मांगा था। उसको महाकवि तुलसीदास ने अपने महाकाव्य रामचरितमानस में इन चौपाइयों के जरिए प्रस्तुत किया है, वो मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। सती मरत हैरी सनवेरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तिहि कारण गिरि गृहदाई, जननी पार्वती तैरुबाई। राम सिया राम जय जय राम। अर्थात सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर में जन्म लिया और जब सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ तो यानी कि जब नारी ने दोबारा से जन्म लिया तो कैसे परिस्थितियां पैदा हुई राजा के घर, जिसके घर में सती ने पुनर्जन्म लिया। सो है सहल गिरिजा गृह आए,
जिमिदनु राम भक्ति के पाए नित नूतन मंगल कियतासु ब्रह्मादिक गावै दसुतासु जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। अर्थात पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा भगवत भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उसके घर नित्य अर्थात पर्वतराज के घर में नए मंगलोत्सव होते हैं और नए ऐसे मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि भी यश गाते रहते हैं। इसी संदर्भ में हरियाणवी कवि पंडित लक्ष्मीचंद ने भी कहा है, 2 लाइनें उनकी भी बताता हूं। लक्ष्मी रूप वीर का होश है घर भरवाना चाहिए, यहां है कसर से मानस ने क्या करवाना चाहिए। प्रिय छात्राओं, आधुनिक महिला दिवस का ऐतिहासिक महत्व क्या है? यहां मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि न केवल भारत में बल्कि दुनिया के अन्य विकसित देशों में भी महिलाओं के साथ भेदभाव होता रहा है और अब भी हो रहा है। सन 1900 की शुरुआत की बात है कि महिलाओं का वेतन असमानता, मतदान के अधिकारों की कमी का सामना करना पड़ रहा था और उनसे अधिक काम भी लिया जाता था, वेतन कम दिया जाता था। इस सब के जवाब में अपने अधिकारों की मांग के लिए 1908 में 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क शहर में मार्च किया था। अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी के आह्वान पर यह दिवस सबसे पहले 28 फरवरी 1909 को मनाया गया। इसके बाद यह फरवरी के आखिरी इतवार के दिन मनाया जाने लगा। 1910 में सोशलिस्ट इंटरनेशनल के कोपेनहेगन सम्मेलन में इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दे दिया गया। उस समय इसका प्रमुख ध्येय महिलाओं को वोट का अधिकार दिलाना था, क्योंकि उस समय अधिकतर देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। 1917 में रूस की महिलाओं ने महिला दिवस पर रोटी और कपड़े के लिए हड़ताल पर जाने का फैसला किया और यही हड़ताल भी ऐतिहासिक थी। इस हड़ताल का परिणाम यह हुआ कि उस समय की सरकार गिर गई और जो अंतरिम सरकार बनी उसने महिलाओं को वोट का अधिकार दे दिया। इसीलिए 8 मार्च महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। प्रसिद्ध जर्मन एक्टिविस्ट क्लारा जेटकिन के जोरदार प्रयासों की बदौलत इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस ने साल 1910 में महिला दिवस के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप और एक दिन पब्लिक हॉलिडे, इस दिन पब्लिक हॉलिडे को सहमति दे दी। इसके फलस्वरूप 19 मार्च 1911 को पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और जर्मनी में आयोजित किया गया। हालांकि महिला दिवस की तारीख को साल 1921 में बदलकर 8 मार्च कर दिया गया। तब से महिला दिवस पूरी दुनिया में 8 मार्च को ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम क्या है? वो थीम है जेंडर इक्विटी फॉर सस्टेनेबल टुमारो, अर्थात एक स्थायी कल के लिए लैंगिक समानता रखी गई है। कहने का अर्थ यह है कि महिला और पुरुष दोनों एक दूसरे को समान समझे और एक दूसरे का साथ लेकर जीवन में आगे बढ़े तो आने वाला कल हमारा सुरक्षित होगा, सस्टेनेबल होगा। साथ ही इस बार महिला दिवस का रंग पर्पल, ग्रीन और सफेद भी तय किया गया है, जिसमें पर्पल न्याय और गरिमा का प्रतीक है, जबकि हरा रंग उम्मीद और सफेद रंग शुद्धता का प्रतीक है। बात करते हैं हम लैंगिक समानता की। लैंगिक समानता क्या है? लैंगिक समानता का अर्थ यही है कि सबको बराबर अधिकार मिले, बराबर मौके मिले, अपने जीवन में अपना रुचि के मुताबिक अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का मौका मिले, जो करना चाहे वो करे और समाज के लिए और पूरे
संपूर्ण मानव समाज के लिए सभी एक दूसरे को सहारा दे और सबको बराबरी का हक दे। प्रत्येक बच्चे का अधिकार है कि उसकी क्षमता का विकास का पूरा मौका मिले, लेकिन लैंगिक असमानता की कुरीति की वजह से वह ठीक से फल फूल नहीं पाते। लैंगिक असमानता से तात्पर्य, लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता है। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। इस कॉलेज के गेट से बाहर निकलते हैं और इधर ग्राउंड में बनियान उतारे हुए बैठे रहते हैं बहुत सारे लड़के, और वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, कैसे इशारे करते हैं। यही है लैंगिक असमानता, क्योंकि उनको ये पता है कि हम शारीरिक तौर से मजबूत हैं और हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस लैंगिक असमानता को हमने दूर करना है, और इसके लिए वैसे तो हमारी सरकारों ने समय समय पर बहुत सारे कानून बनाए हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि कानून बनाने से या किसी को जबरदस्ती थोपने से कोई सुधार नहीं आएगा। ये तो वैचारिक शुद्धता स्वयं को लानी पड़ेगी। हम सब ने इस चीज को समझना पड़ेगा और सब ने इस चीज को मंजूर करते हुए इसको अपने जीवन में आत्मसात करना होगा, तभी हम सस्टेनेबल टुमारो की तरफ जो है सोच सकते हैं। लैंगिक असमानता की विभिन्न क्षेत्र, जैसे सामाजिक क्षेत्र की बात करें, भारतीय समाज में प्राय महिलाओं को घरेलू कार्य के ही अनुकूल माना गया है। घर में महिलाओं का मुख्य कार्य भोजन की व्यवस्था करना और बच्चों का लालन पालन करने तक ही सीमित है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि घर में लिए जाने वाले निर्णयों में भी महिलाओं की भूमिका नहीं रहती है। महिलाओं के मुद्दों में से संबंधित विभिन्न सामाजिक संगठनों में भी महिलाओं की न्यूनतम संख्या लैंगिक असमानता को विकराल रूप से व्यक्त करती है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में भारत 153 देशों में 112वें स्थान पे है। इससे हम समझ सकते हैं कि लैंगिक असमानता की जड़ें हमारे देश में कितनी गहराई तक गई हुई है। मैं एक छोटा सा अनुभव अपना खुद का शेयर करता हूं। कई बार ये लैंगिक असमानता में हमारे अपने ही लोग इतने करूर हो जाते हैं कि कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मैं तो एक हफ्ते पहले की बात है, भिवानी से तोशाम आ रहा था और तोशाम बाईपास के चौराहे पर मुझे एक महिला ने लिफ्ट के लिए हाथ दिया। मैंने सोचा कि आमतौर पर महिला कोई हाथ देती नहीं है इस तरह से लिफ्ट के लिए। ये कोई टीचर होगी जो मुझे जानती होगी, मैं इसको नहीं पहचान रहा। मैंने गाड़ी रोकी, क्योंकि आप तकरीबन सभी टीचर से मेरा ज्यादा वास्ता पड़ता है, तो मैंने गाड़ी रोक ली। वो बैठ गई। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन है, कहां काम करती है, तो उन्होंने बताया कि मैं पुलिस में हूं, मेरी सिवानी ड्यूटी है। इस तरह से बात करते करते उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बताई, जिससे मैंने भी काफी व्यक्तिगत तौर से सीखा। उन्होंने बताया कि हम 2 बहनें हैं और हमारा एक छोटा भाई है। मेरा जीवन का ये लक्ष्य था कि मैं पुलिस में भर्ती हूं, और मेरा बाप बहुत गरीब था, लोगों के खेत बटाई पे लेकर के ना हमारा गुजारा करता था। बोला जब हम अब पुलिस में भर्ती होने के लिए शारीरिक फिजिक बनाने के लिए उसको सुबह दौड़ने के लिए जाना पड़ता था, तो गांव के और इवन उनके अपने परिवार के लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। ये लड़कियां दौड़ती है सड़कों पे, ये गलत है। उसके पिताजी ने उनका साथ दिया। वो बोला बेटी कोई बात नहीं, तुम लोग ऐसे टाइम पर उठो कि जब तुम वापस दौड़ के आओ तब ये लोग सो के उठे, सोए पड़े रहे। ये बेचारी दोनों बहनें 3 बजे उठती और पिताजी साइकिल लेकर के उनके साथ सड़क पे चलते और वो बेचारी दौड़ती। और हाई जंप की प्रैक्टिस करने के लिए उसने बैलगाड़ी में भर के घर के या खेत के किसी एक पोर्शन में मिट्टी डाल दी। वहां पर उन्होंने अंधेरे में प्रैक्टिस की ताकि दूसरे लोग आगे तंग ना करें। एनीवे, इस संघर्ष को लड़ करके उस महिला ने अपना लक्ष्य को हासिल किया और उसकी बहन भी पुलिस में भर्ती होगी, वो भी पुलिस में भर्ती होगी, उन्हीं से प्रेरित होकर के उनका भाई फौज में भर्ती होगा। तो आज का दिन इस तरह की उपलब्धियों को मनाने का दिन है। मेरे प्यारे बच्चों, ये चीजें सोचने की है। आप लोग जीवन में आने वाली समस्याओं से कभी घबराना मत, इस तरह से फाइट करना। मुझे आज अचानक याद आ गया जब ये महिला ये लैंगिक असमानता की बात आई, तो ये रिसेंटली जो मेरे साथ घटना हुई, तो मैं सोचा और कहीं से क्या ला के जाऊं। मैं अपने खुद का अनुभव बताता हूं।
ठीक है। इसके अतिरिक्त समाज में, मैं सामाजिक स्थिति बताता, समाज में नारी की से अधिक धर्मपरायण होने की भी अपेक्षा रखी जाती है। इस संदर्भ में पंडित लक्ष्मीचंद जी ने अपनी एक कविता में कहा है, बखत उठ के धंधा कर ले, पति न नवा के नारा, तोती करके कर रसोई, यो पतिव्रता का बाना, बल्लभ न परमेश्वर समझे, साधन के गुण गाना, चीन झूठ के पति चला जा, पाछे भोजन खाना, ओढ़ पैर के साथी अपनता, हाजिर कर दे दामने, पतिव्रता वीर जगत में, जाने धर्म कर्म ने, पतिव्रता वीर जगत में, जाने धर्म कर्म ने। इसके तो सामाजिक स्थिति मैंने बताई कि सब कुछ एक्सपेक्टेशन हम महिला से रखते हैं। इसके अलावा दूसरे क्षेत्र में भी, नौकरी के क्षेत्र में भी जाते हैं। मैं उन महिलाओं की बात नहीं करता जो टेस्ट पास करके इस तरह की सरकारी नौकरियों में आ गई, जहां पर आज हमारे सामने बैठी महिलाएं बैठी है। मैं उन महिलाओं की बात करता हूं जो किसी कंस्ट्रक्शन के साइट पर, और वो वहां पर लेबर वर्क कर रही है, वहां पर मनुष्य को, जो पुरुष है उसके साथ में सेम काम कर रहा है, उसको 1000 रुपए प्रतिदिन दिया जाता है, उस महिला को 500 रुपए प्रतिदिन दिया जाता है। तो इस तरह की असमानता होती है, असमानता समाप्त होनी जरूरी है। ये देखिए, कुल मिला के हर क्षेत्र में अभी भी हमारे यहाँ असमानता है, जिसको हमने खत्म करना है। मैं समय का अभाव को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं अपने इस व्याख्यान को। हमारी सरकारें समय समय पर इस असमानता को दूर करने के लिए बहुत सारे कदम उठा रही है, और इस संदर्भ में हमारे संविधान में प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 14 embodies the general principles of equity before law and equal protection of law, prohibition from discrimination on ground of religion, race, caste, sex or place of birth। यानी कि लिंग के आधार पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारे संविधान के आर्टिकल 14 में दिया है। आर्टिकल 15 1 और 2 प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनी सिटीजन only on the basis of any one or more of the aspects such as religion, race, caste, sex, place of birth or any of them। Article 15 makes it possible for the state to create special provisions for protecting the interests of women and children। Article 15(4) capacitates the state to create special arrangements for promoting interest and welfare of socially and educationally backward classes of the society। Equal opportunities। Article 16 provides for equality of opportunity for all citizens in matter relating to employment or appointment to any office under the state। Article 13 requires the state to direct its policies towards securing for men and women equally and right to an adequate means of livelihood। इसी तरह से राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारे यहाँ महिलाओं का योगदान बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वीमेन इन पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। आर्टिकल 243(d)(3) and Article 243(d)(3) provide for reservation of not less than 1/3 of total number of seats in panchayats and municipalities for women to be allotted by rotation to different constituencies। Voting rights, electoral law, not less than 1/3 seats shall be reserved for women। Such seats may be allotted by rotation to different constituencies in panchayats। इसके अलावा हमारी सरकार ने ये सोचा है कि महिलाओं को, यदि लैंगिक महिलाओं और पुरुषों के बीच में लैंगिक असमानता को खत्म करना है, तो महिलाओं को फाइनेंशियल तौर पर मजबूत करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स
सरकार ने निकाली है, जिनमें से कुछ एक मैं आपके सामने यहाँ संक्षेप में बताना चाहता हूँ। महिलाएं हॉट, यह एक डिजिटल इंडिया की तरफ महिलाओं को मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से स्कीम है। जो महिलाओं जो अपना काम करना चाहती हैं उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए यह एक स्कीम सरकार ने चलाई हुई है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके बारे में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। समय समय पर हमारी सरकार में हमारे स्कूलों कॉलेजों में इस चीज का प्रचार प्रसार होता रहता है। वन स्टॉप सेंटर स्कीम, इस स्कीम के तहत हर प्रकार की सहायता एक ही जगह पर सभी महिलाओं को जब जो भी जरूरत पड़े, चाहे कानूनी सहायता की जरूरत हो, चाहे एजुकेशन की जरूरत हो या सेंटर की जरूरत हो, सब तरह की जरूरतें एक ही जगह पर मिल सकती है। और इसके अलावा अन्य बहुत सारी स्कीम सरकार ने चला रखी है, जिनका लाभ उठाते हुए हम समाज के अंदर फैली हुई इस जेंडर इनइक्वालिटी को समाप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कानून भी हमारे महिलाओं के संरक्षण के लिए हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस एंड द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक्ट 1990, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डोमेस्टिक टेक्निक एक्ट 1994। इसी तरह से बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए हमारे यहाँ संसद ने समय समय पर पारित किए और लागू है। जब कभी जरूरत पड़ती है तो इनके तहत हम महिलाओं को लाभान्वित करके उनको सुरक्षित कर सकते हैं। मैं इस व्याख्यान को समय का सीमाओं को देखते हुए थोड़ा छोटा कर रहा हूं। मैं अंत में आप लोगों को द्वारका प्रसाद माहेश्वरी की एक बड़ी सुंदर कविता है, जो कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी एनएसएस की लड़कियों को सुनाई थी। मैं आप लोगों के सामने भी सुनाना चाहता हूं। मेरा इस कविता को सुनाने के पीछे एक विशेष उद्देश्य है कि ये सब के पास एक ये मैसेज जाना चाहिए कि आप लोग क्या कर सकते हैं। उठो धरा की वीर बेटियों, पुनः नया निर्माण करो, जंजर के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। उठो धरा की वीर बेटियों, पुनः नया निर्माण करो, जंजर के जीवन में तुम भी नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे नई तरंगे, नई आस है सांस नई। युग युग के मुर्दे सुमनों में, युग युग के मुर्दे सुमनों में, नहीं रहे तुम मुस्कान भरो, जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। उठो धरा की वीर बेटियों, तुम भी नव निर्माण करो, जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नव प्राण भरो। उठो धरा की वीर बेटियों, तुम भी नव निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। कली कली
नव प्राण भरो। उठो धरा की वीर बेटियों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालिका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के, सत सत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। थैंक यू। आप सबने बड़े धैर्य के साथ मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक टीचर और एक वकील यदि बोलना प्रारंभ हो जाए तो पता ही नहीं चलता कि समय कब निकल जाता है। डॉक्टर साहब ने एक अच्छी बात बताई कि नारी बिना जीवनम निष्फल, नारी के बिना जीवन निष्फल है। नारी से ही घर घर होता है, नहीं तो हरियाणवी में उसे ढूंढ बोलते हैं। तो इसलिए नारी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और नारी के बिना कभी भी जीवन सफल नहीं हो सकता। इसी श्रृंखला में आप लोगों के मध्य में कार्यक्रम को रंगारंग बनाने के लिए उपस्थित है प्रीति। अपना एक डांस लेकर आ रही है प्रीति। देख यार, इसका दूल्हा कितना हैंडसम है। देखिए ये कैसी सी है। सब किस्मत का ही खेल है यार, बस मेरी किस्मत फूटी है। किंतु हमारे मध्य में जो आज के मुख्य अतिथि हैं श्री हिमांशु जी, वे तो बहुत हैंडसम है, उनको ऐसे सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो प्रीति ने डांस किया, ये भी एक मैसेज है कि भी इस प्रकार का अपने भावों को व्यक्त किया है, किंतु हमें ज्यादा इसके विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसी श्रृंखला में हमारे मध्य में उपस्थित है दीक्षा।
दीक्षा है यहाँ पर। अभी आप लोगों के सामने ये कार्यक्रम अंतिम पड़ाव की तरफ जा रहा है। तो ग्रुप डांस के लिए लड़कियां आपके सामने उपस्थित हैं। महाविद्यालय की छात्राओं के द्वारा श्री हिमांशु जी के आगमन पर ये एक छोटा सा ग्रुप डांस किया गया है। इसके जो इंचार्ज हैं वे बड़े ही बधाई के पात्र हैं। इन्होंने बड़ी मेहनत की और ये एक छोटी सी प्रस्तुति आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, ग्रुप डांस।